हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हमने इसके 14th चैप्टर दैट इज फेडरल सिस्टम तक कंप्लीट कर लिए। आज अपना स्टार्ट करते हैं 15th चैप्टर दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। जैसे कि हमने देखा 14 चैप्टर में कि इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब कि जो भी पावर का डिवीजन हो रखा है रीजनल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। अब वो पावर का डिवीजन कैसा, चाहे लेजिस्लेटिव पावर्स हो, एग्जीक्यूटिव हो या फाइनेंशियल पावर, ये प्रॉपरली डिवाइड हो रखी है सेंटर लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। बट हम यहाँ पे एक जुडिशियल पावर का मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जुडिशियल पावर जो भी अपनी जुडिशरी है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ताकि जो सेंटर लेवल पे लॉज हैं और जो स्टेट लेवल के लॉज हैं वो एक मैकेनिज्म के अंदर ही इन्फोर्स कराई जा सके। तो फेडरल सिस्टम के साथ ही इंडिया में क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों ही सुप्रीम है। जो भी उनके स्फीयर ऑफ ऑपरेशन है, जो उनके फील्ड के अंदर सब्जेक्ट आते हैं, उनके अंदर वो दोनों इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं। बट वो हो रहा है तो ऑपरेशन पूरा का पूरा कंट्री के अंदर, तो फिर उनके अंदर क्या एक मैक्सिमम हार्मनी कोऑर्डिनेशन भी तो चाहिए उनके बीच में, उनके ऑपरेशंस के बीच में फेडरल सिस्टम में। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूरा एलोबरेट प्रोविजंस रखे गए हैं, ताकि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को एक अच्छे तरीके से रन कराया जा सके। हम इनके रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन को 3 डायमेंशन के अंदर पढ़ेंगे कि उनके बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे हैं सेंटर स्टेट के बीच में, दूसरा उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे हैं सेंटर स्टेट के बीच में, और थर्ड देखेंगे कि सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे हैं। पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू 255 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस किन के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। एक फेडरल सिस्टम होने के कारण इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स का डिवीजन हो रखा है सेंटर और स्टेट के बीच में। किसके रिस्पेक्ट में लेके, चाहे वो टेरिटरी को के रिस्पेक्ट में हो या फिर सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब किन टॉपिक्स पे सेंटर अपने लॉज बना सकती है और किन टॉपिक्स पे ये राइट स्टेट्स के पास है कि वहाँ की असेंबलीज उन सब्जेक्ट पे अपना लॉज बना सकती है। बट इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में 5 ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस दे रखी हैं जहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पावर अथॉरिटी आ जाती है कि जो भी इश्यूज स्टेट लिस्ट में मेंशन है उन पे भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। सेंटर स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस को 4 डायमेंशंस में देखा गया है। सबसे पहले कि टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, कि जो लेजिस्लेशन की पावर है, लॉ बनाने की पावर है, वो सेंटर की और स्टेट की किस टेरिटोरियल एरियाज तक लिमिटेड रहेगी। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, मतलब प्रॉपर सब्जेक्ट जिनके ऊपर सेंटर लॉज बना सकते हैं या फिर स्टेट लॉज बना रखे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। थर्ड है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, की क्या कौन कौन से सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर पार्लियामेंट अपने लॉज बना सकती है। और लास्ट है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे सेंटर का कंट्रोल हो जाएगा ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। तो फर्स्ट डायमेंशन को देखते हैं, दैट इज टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, कि सेंटर और स्टेट किन टेरिटरीज के लिए लॉज बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पार्लियामेंट के लिए प्रोविजन है कि वो कहाँ पे अपना किस एरियाज तक अपना रूल बना सकती है, लॉज बना सकती है। तो वो पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाना चाहती है तो वो भी बना सकती है, या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टेरिटरी, पार्ट ऑफ कंट्री के लिए लॉज बनाना चाहे तो उसके लिए भी फ्री है। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूडेड है, चाहे सारे स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री इंक्लूडेड है, या फिर कोई एरिया जो कि आगे फ्यूचर में एक्वायर करे या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया बने फ्यूचर के अंदर, तो वो सब टेरिटरीज के लिए पार्लियामेंट लॉज बनाने के लिए फ्री है। और ऐसा ही प्रोविजन स्टेट्स के लिए है कि जो स्टेट असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वो पूरे स्टेट के लिए लॉ बना सकती हैं, या फिर स्टेट के किसी पार्ट के लिए लॉ बनाना चाहे तो उसके लिए भी वो फ्री है। बट जहाँ पे बात आती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की,
तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। मतलब कि पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाएंगी वो इंडियन सिटीजन्स या फिर उनकी प्रॉपर्टी अगर वो किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी है, तो उनके ऊपर अप्लाई हो सकती है। वो सिर्फ पार्लियामेंट के लॉज हैं। बट यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल ली हैं पार्लियामेंट की इस जुरिस्डिक्शन पावर के ऊपर, कि मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पार्लियामेंट अपने लॉज नहीं बना सकती। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लद्दाख, इनके पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए कुछ रेगुलेशंस लेके आ सकते हैं। और इसके साथ साथ पुडुचेरी, क्योंकि वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वहाँ पे वो लेजिस्लेट कर सकता है रेगुलेशंस के थ्रू। बट वहाँ पे एक एक्सेप्शन ये कि वो तभी वहाँ पे लेजिस्लेट मतलब लॉज बना सकता है जब वहाँ की असेंबली सस्पेंडेड या डिसॉल्व्ड हो। और जो ये रेगुलेशंस हैं प्रेसिडेंट के, इनको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के इक्विवेलेंट ही रखा जाता है। और इन रेगुलेशंस के थ्रू पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को अमेंड भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं फॉर यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्लियामेंट्री एक्ट ये है कि कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट किसी शेड्यूल्ड एरिया में ऐसे ही अप्लाई होगा या फिर मॉडिफाइड तरीके से अप्लाई होगा, ये डिसाइड करेगा वहां का गवर्नर। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है असम के ट्राइबल एरियाज को लेके, कि वहां पे भी असम का गवर्नर ये डिसाइड करेगा कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन ट्राइबल एरियाज पे कैसे अप्लाई होगा, ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा या फिर किसी मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा। ट्राइबल एरियाज ऑफ मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनके रिगार्डिंग में डिसीजन देगा प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट का एक्ट किस तरीके से अप्लाई होना है। ये सब एस्पेक्ट थे कि टेरिटरी को लेके कैसे सेंटर या फिर स्टेट लेजिस्लेट करेगा। अब देखते हैं सेकंड है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके कैसे पावर का डिवीजन हो रखा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। 7th शेड्यूल के अंदर 3 अलग अलग लिस्ट बनाई फॉर लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर और स्टेट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेट करने की एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट के पास। और ये इनके अंदर ऐसे सब्जेक्ट रखे गए हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड लॉज, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, इस तरीके के जो भी सब्जेक्ट है वो रखे गए हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। अब स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट रखे गए जो स्टेट स्पेसिफिक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर तो स्टेट वहां का सुप्रीम है कि उन सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बनाने के लिए, बट जहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आती हैं वहां पे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इन सब्जेक्ट के ऊपर भी लेजिस्लेट कर सकती है। अब वो 5 सिचुएशंस होंगी, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। और थर्ड लिस्ट बना रखी है कंकरेंट लिस्ट, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट उसके अंदर डाल दिए कि जो स्टेट भी उन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है और सेंटर मतलब पार्लियामेंट भी उन सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बना सकती है। अगर एट प्रेजेंट बात करते हैं तो 52 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि कंकरेंट लिस्ट में है। पहले 47 सब्जेक्ट इसके अंदर डाले गए थे। अब इसके अंदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स, मैरिज, डाइवोर्स, इस तरीके की चीजें, इस तरीके के सब्जेक्ट्स डाल दिए गए हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जो 1976 का, उसके अंदर 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मीजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर कोई टेरिटरी ऐसी है जो कि किसी स्टेट के अंदर नहीं आती तो वहां पे पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर हैं उन सब्जेक्ट में से भी वो पार्लियामेंट उस टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है। यहाँ पे बात हो रही है कि यूनियन टेरिटरी वो किसी स्टेट के अंदर नहीं आती, या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी हो, कोई एक्वायर कर रखी है या फ्यूचर में होगी, तो उन टेरिटरीज की बात कर रही है कि वहां के लिए अगर लॉज बनाने हैं, बेशक वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन है पर उन टेरिटरीज के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2016 का, उसमें एक स्पेशल प्रोविजन करा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर।
जिसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के पास पावर है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि इम्पोज करे यूनियन ने या फिर स्टेट ने, वो दोनों उसके रिगार्डिंग में लॉज बना सकती हैं। जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज हो रही है किसी दो स्टेट्स के बीच में, मतलब इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स हो रहा है, तो वहां पे एक्सक्लूसिव पावर आ जाती है पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की। हमने 3 मैटर्स तो देख लिए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सिर्फ यूनियन मतलब पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वो लॉज बना सकती है, या फिर ऐसे लॉज भी देख ली कंकरेंट लिस्ट में जहां पे दोनों के दोनों लॉज बना सकती हैं। बट इनके अलावा मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है, जैसे कि साइबर क्राइम ले सकते हैं, मतलब उस टाइम पे वो मैटर ना करता हो जिस टाइम पे ये तीनों चीज लिस्ट बनी है, तो उस सब्जेक्ट पे कौन लेजिस्लेट करेगा, तो ये होता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। तो उस रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के अंदर लेजिस्लेशन की पावर होती है पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट देखते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, कि कब पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉज बना सके। ऐसी 5 सिचुएशन है। तो फर्स्ट है जब राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास करे, जब राज्यसभा ये डिक्लेयर करे कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये जरूरी है कि इस पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट करे, मतलब पार्लियामेंट लॉज बनाए। बट ऐसा रिजोल्यूशन जरूरी है कि 2/3 ऑफ द मेंबर जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनका सपोर्ट मिलना चाहिए, और ये रेजोल्यूशन 1 ईयर तक फोर्स में रहता है, बट इसको रिन्यू भी कराया जा सकता है कितने भी टाइम तक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट उस मैटर पे लेजिस्लेट नहीं कर सकता, स्टेट भी उस मैटर्स पे लेजिस्लेट कर सकता है, और पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि उस मैटर पे वो भी लेजिस्लेट कर सकता है। बट जहां पे आ जाती है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन स्टेट लॉ एंड पार्लियामेंट्री लॉ, तो वहां पे पार्लियामेंट्री लॉ है वो प्रीवेल करेगा। सेकेंड सिचुएशन है ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के अंदर भी पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि स्टेट मैटर्स पे वो लेजिस्लेट कर सके। बट यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहेगी कि स्टेट है उसके पास भी पावर रहेगी कि वो भी उस मैटर्स पे लेजिस्लेट कर सकता है, बट इसके साथ साथ पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट भी उन सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट कर सकती है। बट जहां पे आती इनकंसिस्टेंसी इन दोनों पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में इस लॉज को लेके, तो वहां पे पार्लियामेंट्री लॉ ही प्रीवेल करेगा। थर्ड सिचुएशन है कि जब कोई स्टेट एक रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप लेजिस्लेट करो, बट ये रिक्वेस्ट कोई एक सिंगल स्टेट खुद से नहीं कर सकता, 2 या फिर 2 से ज्यादा स्टेट्स मिलके जब रिक्वेस्ट करते हैं तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आती है कि स्टेट लिस्ट में से मैटर्स पे वो लेजिस्लेट कर सकती है। और जो ये लॉज बनाएगी पार्लियामेंट इस सब्जेक्ट पे, तो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे अप्लाई होंगे जिन्होंने रेजोल्यूशन इस चीज के लिए पास किया था। और अगर कोई और स्टेट है जो इसको अडॉप्ट करना चाहता है तो बाद में रेजोल्यूशन पास करके फिर से अडॉप्ट कर सकता है। बट इन लॉज को जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं उस स्टेट लिस्ट में से, उनको अगर अमेंड करना है, रिपील करना है, तो वो पावर रहेगी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास। फोर्थ सिचुएशन है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट को भी उठा के लेजिस्लेट कर सकती है। और लास्ट सिचुएशन है कि जब प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट के अंदर लग रखा हो तो भी पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर वो लेजिस्लेट कर सकती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि जब प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में हट जाए उसके बाद भी ये लॉज एप्लीकेबल रहते हैं, खुद से नहीं हटते। बट वहां की स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती है कि इन एक्ट्स को वो रिपील करना चाहे, अल्टर करना चाहे या फिर री इनेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ये हमने अलग अलग डायमेंशंस देखे लेजिस्लेटिव रिलेशंस को लेके सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कवर करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को लेके क्या क्या प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखे हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस रेलिवेंट आपको लग रही है तो इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।